नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसम आईएएस पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने मौर्योत्तर काल शुरू किया था, जिसमें शुंग वंश का राजनीतिक इतिहास देखा, कर्ण वंश को संक्षिप्त में जाना। अब आगे सातवाहन वंश को देखेंगे। इससे पहले संक्षिप्त में हम शुंग काल के जो सामाजिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। शुंग काल का जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शुंग काल है वो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो बौद्ध धर्म उभरे थे और जैन धर्म, जिनको कि बहुत सारे राज्यों ने अपनाया। मौर्य काल ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, अशोक ने बौद्ध धर्म का अपनाकर उसका खूब प्रचार प्रसार किया, राज्य धर्म बनाया। तो उन सब के बाद जो एक प्रतिक्रिया स्वरूप, अगर ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म या बहुत से धर्म उभरे थे, तो यहां भी एक तरह की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है इन धर्मों के विरुद्ध। और पुष्यमित्र सुंग को ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धारक कहा जा रहा है। फिर से उसने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, वैदिकी संस्कृति को फिर से स्थापित करता है वो समाज में। तो एक तो वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, पुनर्स्थापित हुई उस समय, और कुछ नई जातियों का उदय हो रहा है। नई जातियों का उदय हुआ, वर्णसंकर जातियों का भी उदय दिखाई दे रहा है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से वर्णसंकर जातियों का भी उदय हो रहा है। अनुलोम विवाह वो होते थे जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या से विवाह करता था, और इसकी मान्यता दी गई थी उस समय शास्त्रों में। प्रतिलोम विवाह जो होता था जब निम्न जाति का निम्न जाति की कन्या किसी उच्च निम्न जाति का पुरुष किसी उच्च जाति की कन्या से विवाह करता था, तो उसकी मान्यता शास्त्रों में नहीं थी। अर्थात अगर कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय कन्या से विवाह करता था तो उसकी मान्यता थी, परंतु अगर कोई शूद्र अगर किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करता था तो उसकी मान्यता नहीं थी शास्त्रों में। विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे। विवाह के जो 8 प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? इसमें है ब्रह्म विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, राक्षस, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इस तरह करके 8 विवाह उस समय प्रचलित थे, जिनमें 3-4 को नैतिक माना गया था, उच्च माना गया था, जैसे ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। बाकी असुर, राक्षस, इन सबको निकृष्ट कोटि में रखा गया था। और इनकी चर्चा हम करेंगे आगे विस्तृत रूप में, जब संपूर्ण हम इनके सांस्कृतिक, मौर्योत्तर काल की संस्कृति और समाज का एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे 8 प्रकार को स्पष्ट रूप से। अभी संक्षिप्त में, इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों की दशा तुलनात्मक रूप से, अगर आगे आगे के टाइम से देखेंगे, वैदिक काल की तुलना में तो खराब थी, परंतु उतनी खराब नहीं हुई थी। कई मामलों में अच्छी थी, जैसे नियोग प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह की अनुमति थी। यानी अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के छोटे भाई से, देवर से विवाह की प्रथा थी, या पुनर्विवाह भी हो सकता था उनका। तलाक प्रथा नहीं थी, क्योंकि विवाह को जन्म जन्मों का बंधन माना जाता था। इसके अलावा अगर कुछ नकारात्मक देखा जाए महिलाओं के पक्ष से, तो बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। 8 से 12 वर्ष के उम्र में कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। शूद्रों की अगर बात करें
शूद्र, इनकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी इन्हें विद्या अध्ययन और अध्यापन का अधिकार था। अध्यापन का अधिकार दिया गया था। ठीक। मनुस्मृति इस समय का जो है मान्य ग्रंथ था। इस समय के सामाजिक मान्यताओं का जो भी उल्लेख मिलता है वो मनुस्मृति के आधार पर मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति जो है वो प्रचलन में थी इस टाइम पे। मनुस्मृति के जो नियम है, जो दंड के विधान थे, वो इसी के आधार पे थे। किसी अपराध के लिए ब्राह्मणों को सबसे कम दंड मिलता था, शूद्रों को सबसे ज्यादा दंड मिलता था। इवन अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की हत्या कर दे तो उसे एक जीव, मेढक या किसी जानवर की हत्या के बराबर मामूली समझा जाता था। इस तरह से अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग दंड के विधान थे, इसमें मिलते हैं। और मनुस्मृति का जो व्यवस्थित रूप दिखाई देता है वो शुंग काल में ही दिखाई देता है। ये इसी काल की रचना मानी जाती है विशेष तौर पे। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, कृषि और पशुपालन इस समय का भी मुख्य व्यवसाय था, जो कि वैश्य वर्ग करते थे। इसके अलावा मिलिंद पन्नों में विभिन्न व्यवसायिकों का उल्लेख मिलता है, व्यवसायिक वर्गों का, जैसे जुलाहे, कुम्भहार, लोहार। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे व्यवसायिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। इससे व्यवसाय की भी उन्नति का पता चलता है। व्यापार व्यवसाय भी उन्नत था। बहुत सारे बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी तट पे भृगुकच्छ, यहां था ताम्रलिप्ति, सुपारा महाराष्ट्र में। इस तरह से पता चलता है कि राष्ट्र अंतर्देशीय ही नहीं, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते थे उस मौर्योत्तर काल में। अगर हम उस समय के धर्म की बात करें, शुंग काल के रिलीजन की बात करें अगर, तो एक तो मैंने बताया कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल था, तो यज्ञ की महत्ता फिर से स्थापित हुई। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति जैसे सिद्धांत प्रचलित हुए। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, यानी वैदिक यज्ञों के दौरान जो जीवों की बलि वगैरह दी जाती थी उनकी स्वीकृति दी गई। जीव ही जीव का आहार है, जीव ही जीव का आहार है जैसे सिद्धांत प्रचलित हुए। इसके अलावा आप देखेंगे कि अतिशय अहिंसा की निंदा की गई। अतिशय अहिंसा की निंदा यानी हिंसा के मूल्यों की स्वीकृति यहां दिखाई दे रही है। अतिशय अहिंसा की निंदा की गई। इसी तरह से अगर भाषा संस्कृति की बात की जाए, भाषा और संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृत जो है लोक भाषा बन गई। अब केवल विशिष्ट लोगों की भाषा नहीं रही, संस्कृत इस काल में लोक भाषा, आमजन की भाषा बन गई। इसमें बहुत बड़ा योगदान पतंजलि का है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु भी थे।
पुरोहित भी थे, इन्होंने महाभाष्य लिखा, और ये महाभाष्य पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उस पर टीका था। ये अष्टाध्यायी पर ये कमेंट्री थी पाणिनि के, जो कि व्याकरण की पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। इस तरह से उन्होंने संस्कृति को और संस्कृत को सरल रूप भी दिया और आम जन में लोकप्रिय होने में मदद पहुंचाई। तो ये हम संक्षिप्त में उस समय के समाज, राजनीति, धर्म को और संस्कृति को जान लिए। लोक कलाएं भी प्रचलित थी उस समय, मृण मूर्तियों का भी खूब प्रचलन दिखाई देता है। हाँ, एक चीज और, यहाँ इस टाइम के जो वो धार्मिक, लोक कला के तहत जो धार्मिक हाँ, लोक कला जो है अब वो धार्मिक की जगह पे लौकिक ज्यादा हो चुकी थी। जैसे मौर्य काल में देखते हैं कि लोक कला, कला जो है, कला, लोक कला नहीं, कला, मौर्य काल में जो कला थी उसमें धार्मिकता के तत्व ज्यादा थे, यानी धर्म का पक्ष प्रबल था। जैसे धर्म से संबंधित स्तूपों का निर्माण ज्यादा हुआ देखेंगे, या फिर जो अंकन होते थे, जो भी कलाकृतियां बनाई जाती थी, वो कि धर्म से इसका प्रभाव ज्यादा होता था। लेकिन जो इस काल में जो कला का विकास होता है उसमें लौकिकता की प्रधानता थी। मृण मूर्तियां बहुत व्यापक पैमाने पर बनी, बहुत सारी मृण मूर्तियां मिलती हैं आम लोगों की। इसके अलावा हम जैसे जो सांची और भरोहित की स्तूप के जो वेदिकाएं थी, वेदिकाओं को, वेदिका और तोरण द्वार को जब पत्थर से उसको निर्मित कर दिया गया, जो कि ईंट से बना था अशोक के द्वारा, तो उन वेदिकाओं पर जो चित्रांकन हुआ उस पे वो बड़ा ही लौकिक था। जैसे अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है, या फिर कौशल नरेश प्रसेनजित का रथ में बैठा हुआ चित्रण है बरहुत स्तूप पर। इसके अलावा जातक कथाओं का भी अंकन मिलता है वेदिकाओं पर बौद्ध धर्म की, परंतु मूल रूप से लौकिक हो गया था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सातवाहन डायनेस्टी देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना, जैसे कि मैंने बताया, कर्ण वंश के आंधवृत्त जो सिमुक थे, उन्होंने अंतिम कण्व शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो अमरावती या धान्य कटक या धरड़ी कोट, जो भी कह लें, तीनों नाम थे इसके, धरड़ी कोट, धान्य कटक या अमरावती थी। दूसरी राजधानी इनकी बाद में चल के गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में प्रतिष्ठान या पैठन भी राजधानी बनाई जाती है। राजभाषा इनकी प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी। इनकी वंशावलियां मत्स्य वायु पुराण में मिलती हैं। 18 राजाओं का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अवस्थिति गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य महाराष्ट्र एवं आंध्र का जो क्षेत्र था वो इनकी अवस्थिति थी। ठीक, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के मध्य। सातकर्णी प्रथम, इसका जो पहला सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो सातकर्णी प्रथम हुआ। 27 से लेकर 17 ईस्वी पूर्व के आसपास लगभग इनके कार्यकाल का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक संस्थापक एक तरह से इन्हें माना गया। इनकी उपाधियां थी प्रतिष्ठानपति, दक्षिणापथपति, अमीय, ये अमीय या अगीय, ठीक है, अमीय तो यहां लिखा ही है, अमीय या अगीय, अगीय।
वंश की राजकुमारी नयनिका से विवाह कर लिया था इन्होंने। इन्हीं का एक नागनिका या नयनिका, इनका दोनों नाम था। नानाघाट अभिलेख है जिससे सातकर्णी प्रथम के काल के बहुत सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख, इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त किया, विदर्भ पर विजय प्राप्त किया, 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय समेत कुल 18 यज्ञ किए। यह पहला अभिलेख है जिसमें भूमिदान का उल्लेख है। ठीक है, नागनिका का नानाघाट अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भूमिदान का उल्लेख है। तो अगर मैं कहूं कि भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में मिलता है, तो सातवाहन काल में मिलता है, मौर्योत्तर काल में मिलता है। कौन सा अभिलेख है? तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। इसमें उल्लेख करता है वो कि दक्षिणापथेश्वर ने आक्रमण किया और काफी तबाही मचाई, इस तरह से उल्लेख करते हैं वो कि उसकी जो सेना है वो कड़वेड़ा नदी तक आ गई तथा असिक नगर में आतंक फैला दिया। हाल, बीच के 2-3 शासक हुए, काफी कमजोर शासक थे। हाल भी कोई बहुत साम्राज्यवादी या बिजगीसु शासक नहीं था, ये भी एक सामान्य शासक था, परंतु इसमें काफी रचनात्मकता थी। कवि भी था ये, साहित्य को इसने काफी बढ़ावा दिया। इसके दरबार में कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन और बृहद कथा, जो कि पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई, उसके लेखक गुणाढ़, बृहद कथा के लेखक गुणाढ़ और कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन रहते थे। हाल ने खुद गाथा सप्तशती लिखी थी, गाथा सप्तशती, अभी एक ग्रंथ था साहित्यिक जिसकी रचना हाल ने की थी। इसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सब शक्तिशाली शासक हुआ, या कह लें कि सबसे शक्तिशाली शासक था ये इस वंश का। इसकी उपाधि थी वर वरण विक्रम चारु विक्रम, एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण भी इसे कहा गया, क्योंकि इसने वैदिक धर्म को काफी प्रतिष्ठापित किया। अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया इसे, एक ब्राह्मण। वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वेड़ कटक नगर स्थापित किया, इसलिए इसे वेड़ कटक स्वामी भी कहा गया, वेड़ कटक स्वामी। ठीक, इसकी नासिक प्रशस्ति जो है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी गौतमी बलश्री, इनकी है। इन्होंने इस पर लेख अंकित करवाया था नासिक प्रशस्ति पर, और ये करवाया था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल में। गौतमी बलश्री ने जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो इनके पोते हो गए एक तरह से, उनके काल में इस पर लेख अंकित कराया। और इसी पर मिलता है कि ये जो लेख था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों को वर्णन के लिए था। उसमें लिखा गया था कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। कई बार ये प्रश्न आया है, कहां उल्लेख मिलता है? तो नासिक प्रशस्ति में। किसके लिए? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए इस लेख को अंकित कराया था। तो गौतमी बलश्री ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासनकाल में। ठीक, 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां पे, ध्यान रखिएगा।
नासिक प्रशस्ति है किसकी? गौतमी बलश्री की है। किसके काल में लिखवाई गई? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासन काल में। किसका वर्णन है इस पे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है, उसी के लिए यूज किया गया। उसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। शकों से संघर्ष इनका लंबा चला। इस समय शकों का जो शासक था वो छहरात वंश का छहरात वंश का नहपान था। नहपान जिसको पराजित किया, और इसकी जानकारी स्पष्ट हो जाती है। नहपान की 13,250 रजत मुद्राएं मिली हैं। इन मुद्राओं पर फिर से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनको फिर से ढाला और इस पर अपना लेख अंकित कराया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन पर विजय प्राप्त की उसने और नियंत्रण स्थापित किया। नहपान था शक शासक जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। शक विजय की उपलक्ष्य में इन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे नासिक के जो बौद्ध थे उनको दान दिया, एक अजकालकीय ग्राम, करमुक्त ग्राम था, दान दिया। और जो कारले के बौद्ध थे उनको करजक ग्राम दान दिया। कहां से कारले, कहां से करजक पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नासिक के बौद्धों को अजकालकी, कारले के करजक। नासिक गुहालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को राम, कृष्ण, अर्जुन एवं भीम जैसे योद्धा बताया गया है। अब इसके बाद शासक होते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। लगभग 130 से 159 ईस्वी तक इनका शासन काल था। इनकी उपाधि थी दक्षिणा पथेश्वर। ठीक। पुलमावी का संघर्ष शकों के कार्दमक वंश से हुआ। पुलमावी का जो संघर्ष था वो शकों के कार्दमक वंश से हुआ। पुलमावी के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज, ये पूछा गया है कि 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। किसके सिक्कों पर मिलता है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब है ये यज्ञ स्त्री सातकर्णी अगले शासक हुए। अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया इनको। इसके बाद भी शासक हुए परंतु उनकी उपलब्धियां नगण्य थी, तो उसका वर्णन नहीं मिलता है। नागार्जुन जो बौद्ध थे जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, ये इनके समकालीन और मित्र भी थे इनके, ध्यान रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी के। इनके सिक्कों पर नाव की आकृति मिलती है। 2 पतवारों वाले जहाज की आकृति वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर, नाव की आकृति मिलती है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो होगा इसके बाद जो शक की शाखाएं थी, छहरात वंशी शासक या कार्दमक वंशी जो 2 शाखाएं थी, कौन कौन से शक शासक हुए, उनकी क्या उपलब्धियां रही उनको देखेंगे, कुषाणों को देखेंगे। इस तरह से एक करके फिर इनकी सामूहिक उस समय की संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय, इन सबको देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और मैं ऐसे आप लोगों को लगातार अच्छे सेशन लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।